ओके। आप लोगों ने HTML और CSS को स्टडी किया, ठीक है? आप लोगों को पता है कि फ़ाइल बनाने के लिए हम सबसे पहले उसकी एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, ठीक है? VS कोड ओपन कर लेते हैं और हम यहाँ पे आके एक सिंपल नॉर्मल HTML की फ़ाइल बना लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगी, कंट्रोल N, ठीक है? इसको सेव करूँगी। डेस्कटॉप के ऊपर ही एक्सटेंशन इसकी रख लेती हूँ। लेट्स से index.html, ठीक है? और नीचे से हम ले लेते हैं ऑल फाइल्स, ठीक है? जितनी भी फाइल्स हैं उसमें से HTML की फाइल सेव कर देते हैं। एक नॉर्मल स्ट्रक्चर मैं ले लेती हूँ, ठीक है, ये HTML का, और जस्ट इसके अंदर एक हेडिंग पुट कर देती हूँ। ठीक हो गया, मैंने सेव किया। मैं आके इसको रीलोड करूंगी, ये आ गई मेरे पास हेडिंग। ठीक हो गया। अब ये हेडिंग आपके पास एक HTML की फाइल है। HTML इज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज, ठीक है? क्लाइंट साइड लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जैसे आपको नजर आया कि मैंने भी जैसे ही HTML का कोड ये लिखा है और ये चीज बनाई है फाइल, तो ये डायरेक्ट क्रोम के ऊपर ओपन हो गई है। ये एक्सटेंशन आ गई और मैंने डायरेक्ट इस फाइल को ओपन कर लिया क्रोम पे। मुझे अलग से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है? ना ही कोई सर्वर इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ी है। मैंने सिंपल इसको ओपन कर लिया। अब अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज चेंज कर दूँ, मैं सेम फाइल बनाती हूँ, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ सेव कर देती हूँ। इसकी सेम चीज़ है, जस्ट इसकी एक्सटेंशन चेंज कर लेती हूँ, ऑल फाइल्स, और ऊपर एक्सटेंशन जस्ट चेंज करती हूँ, .php कर देती हूँ। अब ये सेम फाइल जो कि मैंने डेस्कटॉप पे बनाई थी, ये अब PHP में कन्वर्ट होगी। कोड चेंजेबल नहीं है, कोड चेंज नहीं किया, जस्ट मैंने एक्सटेंशन चेंज किया, हाँ, PHP कर दिया। अब मैं आ जाती हूँ डेस्कटॉप पे ऊपर, ये देखें, ये बन गई मेरी HTML की फाइल और ये रही मेरी PHP की फाइल। अब अगर मैं अपनी इस PHP की फाइल को अगर मैं राइट क्लिक करूँ, आपको प्रॉपर्टीज में दिखाऊं, इसकी एक्सटेंशन है .php, ठीक है? मतलब ये PHP की फाइल है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी PHP की फाइल को ओपन करूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट ओपन करूँगी क्रोम, ये तो ये मेरे कोड ओपन करके दे देगा। अब अगर मैं इसको क्रोम पे खोलना चाहती हूँ, मैं राइट क्लिक करूँगी, ओपन विद करूँगी, इवन इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर ऐसे जाके मेरे कोड को ओपन कर देगा, ना कि इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि PHP मेरे पास एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो सर्वर साइड लैंग्वेज को इस तरह हम नहीं चला सकते। उसके लिए हमें सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। हमारे पास डिफरेंट सर्वर हैं, जैम सर्वर, वैम सर्वर। हम PHP के लिए जैम सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। तो मैं जाती हूँ जैम डाउनलोड के ऊपर, ठीक है? फर्स्ट में आपको मिलेगा डाउनलोड जैम, आप इस पर क्लिक करोगे, आपके पास ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है? फॉर फॉर विंडोज, ठीक है, फॉर मैक और फॉर लिनक्स, ठीक है? तो ये सारे ऑप्शन है। अब आप विंडोज यूज कर रहे हो, अगर आप जो भी यूज कर रहे हो वर्जन, उसके मुताबिक डाउनलोड करोगे। मैं विंडोज यूज कर रही हूँ, तो मैं यहाँ से कोई सा भी वर्जन इसका डाउनलोड कर सकती हूँ। डाउनलोड करने के बाद आप देखोगे आपके डाउनलोड के फ़ोल्डर के अंदर एग्ज़ाम के नाम का सेटअप जो है ना, वो आपको शो हो जाएगा कि एग्ज़ाम सेटअप आपको नज़र आ रहा होगा। अभी यहाँ पे नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। उसकी इंस्टॉलेशन का बड़ा सिंपल तरीका है, आप राइट क्लिक करके और रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करो, तो आपके पास एक वार्निंग आएगी, आप उसको ओके करोगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे और आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका ज़ैम्प इंस्टॉल हो गया है? जब ज़ैम्प इंस्टॉल होगा तो आपके सी के फ़ोल्डर के अंदर ज़ैम्प के नाम का एक फ़ोल्डर बन जाएगा इस तरह का, ठीक है? आप इस जैम के फोल्डर को ओपन करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट फोल्डर्स पड़े हुए हैं। आपका कंसर्न जो होगा, आपने हमेशा याद रखना, आपने जब भी इस सर्वर को करने का मकसद क्या था, अगर आपने PHP की फाइल चलानी है तो आपको htdocs के नाम से फोल्डर है ये, ठीक है? htdocs के नाम का फोल्डर है, इसके अंदर आप PHP की फाइल रखोगे, ठीक है? तो अगर मैं राइट क्लिक करती हूँ, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाती हूँ। फोल्डर बनाने की रीजन है, मैंने फोल्डर बनाया और यहाँ पे आऊंगी, मैं वो बताऊंगी क्या रीजन है। मैंने ये फाइल यहाँ से की कट, इसको मैं किधर रखूंगी, सी में, जैम्प में, htdocs के फोल्डर में। मैंने ये फोल्डर बनाया, मैं इसके अंदर आके रख देती हूँ। अब यहाँ पे रखने का मकसद ये था कि ये डायरेक्ट फाइल नहीं चली थी, ठीक है? अभी ये न्यू फोल्डर में पड़ी है। अगर ये htdocs के फोल्डर को मुझे क्रोम के ऊपर खोलना है, गूगल क्रोम पे, तो मुझे जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन करना पड़ता है। मैं जैम्प को ओपन करूंगी, मैं यहाँ से आके इसको स्टार्ट करूंगी। अपाची आपकी जो होता है ना, वो आपके htdocs के फोल्डर को ओपन करता है क्रोम के ऊपर, और MySQL आपकी डेटाबेस है, ठीक है? आप इसको भी स्टार्ट कर लोगे। तो आपने अपाची और MySQL को स्टार्ट कर लिया। अब आपके पास ये दोनों पोर्ट्स जब स्टार्ट हो जाएंगी तो पोर्ट नंबर आ जाएंगे, ठीक है? और यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन आ जाएगा कि स्टॉप कर लो, और ये ग्रीन हो जाएंगे। आपने अपाची के एडमिन पे क्लिक करना है, आप किधर आगे, इस फोल्डर पे। अब आपने देखा कि यहाँ पे आपके पास वो फोल्डर ओपन हो गया, htdocs का फोल्डर जो मैंने खोला था, ठीक है? इसके अंदर आप आपने न्यू फोल्डर में वो फाइल रखी थी, मैं जैसे ही न्यू फोल्डर पे क्लिक करूंगी वो फाइल खुल जाएगी। मतलब अब मेरी वो PHP की फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है? पहले नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब है ये सीधा सीधा इंडिकेट हो रहा है कि आपके पास जो
सर्वर साइड लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, उनके लिए आपको एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तब जाके वो सर्वर आप चलाते हो, तब जाके वो फाइल चलती है, अदरवाइज वो नहीं चलती। अब हम अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड लैंग्वेज भी है और जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड लैंग्वेज भी है, ठीक है। क्लाइंट साइड लैंग्वेज इस तरह है कि जब मैं इसको HTML के साथ मिला के लिखती हूँ, ठीक है, वो भी हम लिखेंगे, तो ये आपकी क्लाइंट साइड लैंग्वेज बन जाती है, ठीक है। और HTML के साथ हम मिला के किस तरह लिखते हैं, मैं यहाँ आती हूँ और मैं आके ये इंडेक्स की फाइल को ओपन करती हूँ जो मैंने बनाई थी HTML की, ठीक है। इसके अंदर अगर मैंने स्क्रिप्ट का टैग दूंगी, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर यहाँ आके मैं जावास्क्रिप्ट देती हूँ, मैं एक सिंपल अलर्ट दे देती हूँ, हाय, ठीक है, मैंने सेव किया, एक अलर्ट आ जाएगा मैसेज, मैं इसको खोलती हूँ, अलर्ट का फंक्शन ये आ गया, हाय, ठीक है, अलर्ट। तो मतलब मेरी जावास्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, क्योंकि जब मैं इसको HTML के साथ मिला के लिख रही हूँ तो मेरी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेबल है। पर जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड लैंग्वेज भी है। सर्वर साइड लैंग्वेज किस तरह से है, जब मैं इसको यहाँ से हटाऊंगी और मैं अब अलग से एक फाइल बनाती हूँ और मैं इसको सेव करती हूँ कि हम एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं डेस्कटॉप पे, मैं इसका नाम रख लेती हूँ index.js, इसका एक्सटेंशन क्या दे दिया मैंने, JS, ठीक है, JS जावास्क्रिप्ट के लिए। तो मैंने इसकी एक्सटेंशन चेंज कर लिया, जावास्क्रिप्ट की रख दी और इसको मैं सेव कर देती हूँ। तो अब मेरे पास आपको नजर आएगा कि डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल ये बन गई है। अब अगर मैं इसको ओपन करूंगी अगेन तो ये मेरे पास इस तरह से ओपन हो रहा है, VS में नजर आ रहा है, तो मतलब ये मेरी सर्वर साइड लैंग्वेज भी है। जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज एज वेल एज सर्वर साइड लैंग्वेज, ठीक है। तो सर्वर साइड लैंग्वेज के लिए हम जावास्क्रिप्ट के लिए जो हमें सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, हम जब इसको यूज करते हैं नोड में तो नोड जेएस होती है, ये देखें नोड जेएस आप कर लो इंस्टॉल या इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम इसको यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट को, हम किस तरह से यूज करेंगे, जब हम अलग फाइल भी बनाते हैं, वो अलग फाइल काम करती है, वो किस तरह से करती है, आप उसको यहाँ पे लिंक कराओगे, लिंक कराने का तरीका होता है आप स्क्रिप्ट के टैग देते हो और सोर्स का एट्रीब्यूट होता है स्क्रिप्ट के टैग में। सोर्स में मैं यहाँ पे आके क्या दूंगी, इस फाइल का पाथ दूंगी जो कि index.js का पाथ है। तो ये सेम फोल्डर में मैं डॉट स्लैश करूंगी, यहाँ पे फाइल आ जाएगी index.js, ठीक है। ये फाइल मैंने पाथ दे दिया, लिंक हो गई। अब मैं आती हूँ और अब मैं आके इस फाइल को ओपन करती हूँ, तो अब मेरे पास ये अभी जो है ना नहीं आ रहा, अभी कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने वो स्क्रिप्ट के उसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो मैं खोलती हूँ अपनी वो फाइल index.js, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे लिंक करवा दी है। अब मैं यहाँ आके अगर इसको आके दे देती हूँ अलर्ट मैसेज, तो ये अब भी काम करेगा, अलर्ट में हाई देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगी और आके ये, अब आपने देखा जो अलर्ट का मैसेज आपको शो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं बिल्ड इन फंक्शन, मतलब पहले से एक फंक्शन डिफाइन है जो कि अलर्ट का फंक्शन है, ये बैकएंड के ऊपर बना हुआ है, आप सिर्फ इसको यूज करते हो, ठीक है। आप यूज करते हो और इसके अंदर जो भी आगे डिफाइन करोगे, अब जैसे मैंने अलर्ट का मेथड दिया तो ये किस तरह का अलर्ट जनरेट करता है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट हम यूज क्यों करते हैं, जावास्क्रिप्ट आपके पास ऐसे नहीं है जैसे कि HTML और CSS है जो कि चीज आपके फ्रंट पे नजर आ जाएगी फौरन से, डिजाइनिंग नहीं है ये आपके पास समहाउ ऐसी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है जो सॉर्ट ऑफ बैकएंड में आती है, ठीक है। हम कर सकते हैं इसको फ्रंट एंड में भी यूज कर सकते हैं, बैक एंड में भी। फ्रंट एंड में हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि आपके फॉर्म की वैलिडेशन करनी है, कोई बंदा इनकरेक्ट ईमेल इंटर ना कर सके, ठीक है, पासवर्ड हिडन होना चाहिए, इसके अलावा इस तरह की कुछ बेसिक चीजें हम उसको देख भी सकें, ये सारी चीजें आपकी विद हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट होती हैं, वो आपको भी टाइम पता चलेगा इसकी मेन फंक्शनैलिटी क्या है। अगर मुझे डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई चीज लिखनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं document.write, document.write के अंदर आके हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं। अच्छा, इस चीज से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास डाटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। डाटा टाइप्स में क्या होता है कि आपको वो बताता है कि जो आप डाटा ले रहे हो वो किस टाइप का है, ठीक है, मतलब कि वो टेक्स्ट बेस्ड डाटा है, वो किस तरह की डाटा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आती हूँ, मुझे लेना है सिंपल एक टेक्स्ट लेना है, जैसे मैं लिख देती हूँ मैं कि माई नेम इज अलिशबा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है, ये क्या है, स्ट्रिंग डाटा टाइप है। सिमिलरली अगर मैंने हाल ही एक सिंगल कैरेक्टर लिया है, ले लिया, इसको हम बोलते हैं कि ये कैरेक्टर डाटा टाइप है, ठीक है, कैरेक्टर डाटा टाइप है। उसके बाद अगर मैं आती हूँ और मैं आके कह देती हूँ कि मैंने नंबर दे दिया 1 12 कुछ भी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि इसकी इंटीजर डाटा टाइप है, ठीक है, INT, ठीक है, इंटीजर, ये डाटा टाइप है। उसके बाद अगर मैं पॉइंट्स में कोई डाटा लेती हूँ, इसको हम बोलते हैं कि ये आपकी फ्लोटिंग है, ठीक है, तो ये आपके पास फ्लोट डाटा टाइप होती है। इसी तरह हमारे पास अगर 12 पॉइंट कुछ ज़्यादा सारे नंबर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास लॉन्ग इंटीजर टाइप डाटा है, ठीक है, लॉन्ग इंट है।
इस तरह सो ऑन ये सिस्टम चलता रहता है हमारे पास। ये डाटा टाइप्स का मतलब ये है कि अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल दूं आपको, आप देखते हैं कि आपके घर में जो है ना कंटेनर्स पड़े हुए हैं, जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, हम चीनी की जो शुगर होती है वो शुगर के बॉक्स में ही डालते हैं। अगर आपके पास जो है वो पत्ती है, ठीक है, तो टी के बॉक्स में ही हम वो डालेंगे। इसी तरह से आपके पास हर एक चीज, मसाले हैं उनकी अलग बॉक्सेस हैं। तो जिस किस्म, अगर आपने चीनी डालनी है, लेट्स से मसाले डालना है, तो इतनी बड़ी बाल्टी में नहीं डालते, वो कंटेनर बड़ा है उसमें हम ज्यादातर बंद चावल रख लेंगे, इस तरह की चीजें। तो जिस तरह का वो होता है कंटेनर होता है, ठीक है, उसी तरह का डाटा उसके अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जिस तरह का कंटेनर होता है उसी तरह का डाटा उसके अंदर स्टोर होता है, ठीक है। अब कंटेनर आपके पास क्या चीज है? कंटेनर आपके पास वो चीज है जिसके अंदर आप डाटा को डाल रहे हो, ठीक है, वो आपके पास कंटेनर है, यानी कि ग्लास है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और अब आपने उस ग्लास के अंदर डाटा को फिल करना है, तो हमारे पास वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं, ठीक है। वेरिएबल सॉर्ट ऑफ हम उसको बोलते हैं कि वो एक कंटेनर है, ठीक है। उस कंटेनर के अंदर हमने उसको एक नाम दे दिया कंटेनर को, मिसाल के तौर पे शुगर का बॉक्स है, तो शुगर के बॉक्स को मैं एक VAR दूंगी सबसे पहले, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल में मैं उस बॉक्स का नाम रखूंगी शुगर। अब इसके अंदर मैं जो मर्जी स्टोर करवाऊँ, ठीक है, मेरी मर्जी है, ठीक है। इसी तरह मैं नीचे आती हूँ, मैंने एक नया वेरिएबल बनाया। पर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये आपके लिए इजी कर देता है। अगर मैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ, फॉर एग्जांपल मुझे नंबर देने हैं, नंबर देना है, तो नंबर के लिए मैं सबसे पहले इस तरह से फॉर्मेट हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम देते हैं डाटा टाइप, ठीक है। डाटा टाइप के बाद हम देते हैं वेरिएबल का नेम, फिर इज इक्वल टू जो इस किस्म की वैल्यू जो उसमें आनी होती है हम वो वैल्यू देते हैं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि डाटा टाइप, अब मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 1 2 3। अब आपको पता है कि नंबर 1 2 3 जो है ये आपके पास क्या होता है? अगर मुझे 1 2 3 स्टोर कराना है, 1 2 3 आपके पास क्या इंटीजर है, तो मतलब डाटा टाइप सबसे पहले मैं दूंगी, डाटा टाइप क्या आपकी इंट, ऐसा ही है, इंटीजर डाटा टाइप दे दी। फिर वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम नाम है आपका, जैसे मेरा नाम अलिशबा है, ठीक है, आपका नाम मलाइका, आपका नाम अब्दुराफे। इसी तरह वेरिएबल का एक नाम होता है जिसके अंदर आप डाटा स्टोर करते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 नंबर्स हैं, उनका सम कराना है, मैं इसको नाम दे दूंगी नंबर 1, मेरी मर्जी है, मैं जो भी वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, मैं अलिशबा भी रख सकती हूँ, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल का नाम देने के बाद हम अब उसके अंदर देंगे वैल्यू, मतलब अब इस इंटीजर के अंदर मुझे वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी थी, तो ये सही फॉर्मेट हुआ। नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इस तरीके से, अगर मुझे अभी स्ट्रिंग देना है तो मैं स्ट्रिंग सबसे पहले डाटा टाइप लिखूंगी, फिर स्ट्रिंग का नाम लिखूंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए रख दिया नाम, मेरी मर्जी, वेरिएबल को कोई भी नाम रख दूं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आके स्ट्रिंग दे दूंगी। स्ट्रिंग आपके पास क्या होती है? स्ट्रिंग आपके पास एक पूरी कैरेक्टर होता है, जैसे माय नेम इज, मैंने आपको बताया था अलिशबा, लेकिन ये चीज आप इस तरह नहीं दे सकते नॉर्मल जैसे नंबर दिया है। स्ट्रिंग को आपने याद रखना है हमेशा, स्ट्रिंग या कैरेक्टर हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर आता है, इस तरह स्ट्रिंग हमेशा आपने किस में देनी है? इन्वर्टेड कोमा में देनी है। फिर अगर कैरेक्टर डाटा टाइप पर मैं उसमें कोई कैरेक्टर स्टोर करना चाहती हूँ, मैंने नाम BC रख दिया, जो भी नाम रखना है वेरिएबल का, ठीक है, वो दे दिया। इसके अंदर मैं आके एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करवाऊंगी, चाहे B हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं, अगर मेरे पास नंबर्स है तो नंबर्स इसी तरह विदाउट इन्वर्टेड कोमा होते हैं। समझ आ गई? अब मैं आती हूँ जो मेन चीज है, वो समझाने का पर्पज था आपको इतना समझ आ गया कि जिस तरह का डाटा होता है, डाटा टाइप होती है, हम उसके साथ वो डाटा टाइप असाइन करते हैं। जावास्क्रिप्ट में ये नहीं होता। जावास्क्रिप्ट की बड़ी सिंपल सी फंक्शनैलिटी है। जावास्क्रिप्ट में आप सिंपल सा लिख दो VAR। VAR स्टैंड्स फॉर वेरिएबल, बस वेरिएबल। उस वेरिएबल में आप जिस तरह मर्जी डाटा स्टोर करवा लो, वो उसको खुद ही कर लेता है, अडॉप्ट इस बिहेवियर को। फॉर एग्जाम्पल बताना नहीं पड़ता कि क्या डाटा टाइप है, याद करने की जरूरत नहीं। यहाँ वेरिएबल में आपने वेरिएबल का नाम दे दिया, मैंने ये रख दिया फॉर एग्जाम्पल। अब मैं आके इसमें जो मर्जी रखूँ, मैं नंबर रखूँ, ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं इंटीजर रखूँ, लेकिन आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है, स्ट्रिंग आप यहाँ पे दोगे तो इन्वर्टेड कोमा में दोगे, ठीक है। आपने वो फॉर्मेट नाम रखना है, ठीक है। इस तरह कैरेक्टर दूंगी तो इस तरह, ये आपके पास वेरिएबल जो है ना, वो कंटेनर है, वो बॉक्स है, ठीक है, और उस बॉक्स का ये नाम है, मतलब उस डब्बे का नाम आ गया A। तो मुझे जब भी इस चीज को प्रिंट करना है, मैं क्या यूज करूंगी? A। अब मैं आती हूँ, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे है हेडिंग। मुझे इस हेडिंग को गेट करना है। हम सॉरी, हम एलिमेंट्स को गेट करते हैं, तब उनके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं चाह रही हूँ कि गेट करने का बताती हूँ। मिसाल के तौर पे मैं चाहती हूँ, ये तो हेडिंग है, मैंने बटन दे दिया,
क्लिक हियर। अब मैं चाहती हूँ मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो कुछ हो। क्लिक करना बात की बात है, पहले मैं इसको गेट करूंगी तो उस पर क्लिक करूंगी, ठीक है। पहले बटन मुझे शो होगा तो जावास्क्रिप्ट में गेट होगा तो तभी मैं बटन को, तो बटन को गेट करने का क्या तरीका है? बटन को गेट करने का ये तरीका है कि एक तो बटन का टैग टैग है ना बटन, तो बटन का ये टैग का क्या नाम है? बटन। तो मैं यहाँ आके लिखूंगी डिफॉल्ट बिहेवियर, तो आप लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, नजर आया? आप ये फंक्शनैलिटी यूज करोगे गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, इसके अंदर आप देते हो इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा देने के बाद आप यहाँ पे टैग का नाम देते हो, टैग का नाम क्या है? बटन, ऐसा ही है। तो मैं इसके अंदर क्या दे दूंगी? बटन। अब ये चीज मैंने बटन को गेट कर लिया, बटन मेरे पास गेट हो गया है, पर अब ये बटन शो कैसे होगा? मैं यहाँ पे आऊंगी, मैंने गेट तो कर लिया है, आउटपुट में तो कुछ भी नहीं है, बटन आ रहा है जस्ट। मुझे कैसे पता चला है? ये पता चलेगा कि ये बटन जो मैंने यहाँ पे दिया है गेट हो गया है, एक्चुअली जावास्क्रिप्ट में आ गया या नहीं आया, गेट हुआ है या नहीं हुआ। तो गेट करने का तरीका आप दो ही जगहों पे डाटा देखते हो, या डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है, या फिर आप कंसोल में। आप डाटा हमेशा कंसोल में चेक करते हो, आप इंस्पेक्ट करोगे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, कंसोल, ठीक है। तो इंस्पेक्ट किया, आप आ गए कंसोल में, इसको बेशक आप बढ़ा लें इसका साइज है, कंसोल। कंसोल में आके अब मुझे कंसोल पे दिखाने का तरीका होता है, आप करते हो कंसोल डॉट लॉग, इस तरह आप कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप इस पूरी की पूरी चीज को लॉग कराओगे, लाइक दिस, समझ आई? तो ये आपने सेव कर दी। अब कंसोल के ऊपर आपने ये चीज दिखाई, आप यहाँ पे आके रीलोड करोगे, कंसोल पे ये शो हो गया, नजर आया? बटन आ गया, पर बटन नहीं आया अभी भी। ये आपके पास पूरी एक कलेक्शन आ गई है, इसके अंदर इसको अगर मैं खोलूं तो इसके पीछे लिखा हुआ है 0। ये क्या चीज है? ये चीज ये है, आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो बटन एक डिफाइन है, लेकिन अगर आप रूल्स को देखें तो रूल्स ये कहते हैं कि बटन एक नहीं हो सकता, हो सकता है इसके अंदर 1000 बटन हो, मैं लगाऊं आगे। तो मैंने अगर इसी बटन को क्लिक करना है तो मैं वहां पे फिर क्या करूंगी? जाहिर सी बात है, 4 बटन भी हो सकते हैं, 5 बटन भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक बटन है, मैं ना भी लूँ तो ठीक है, लेकिन मैं ले लेती हूँ, मैं 1 2 3 4 5 बहुत सारे बटन मैंने ले लिए। अब मैं आती हूँ, मैं इसको रीलोड करती हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बटन चाहिए, ठीक है, एक ये फर्स्ट वाला चाहिए। तो मैं फर्स्ट वाले को कैसे गेट करूंगी? अगर आप देखें तो इसके साथ लिखा हुआ है 7, 7 है लेंथ, मतलब वो बता रहा है 7 बटन है, लेंथ इसकी आगे मेंशन है 7। अगर मैं इसको खोलूं तो इसके पीछे लिखा हुआ है 0 1 2 3, ये क्या चीज है? इसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर बार बार यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, हम इसको गेट करते हैं बाय हेल्प ऑफ इंडेक्सेस। जो सबसे पहला ये बटन है इसका इंडेक्स नंबर होगा 0, दूसरे का होगा 1, इसका 2, इसका 3। अब ये किस तरह चलेगा? अगर मैं यहाँ से आके आपको समझाऊं, इसका इंडेक्स नंबर है 0, इसका इंडेक्स नंबर है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, ठीक है, और इसका 6। मतलब कि इंडेक्स नंबर चलेंगे आपके फ्रॉम 0 टू 6, समझ आ गया? तो इस केसेस में जब आपके पास यहाँ पे इंडेक्स नंबर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? अगर मुझे इसमें से ये बटन गेट करना है फर्स्ट वाला, तो मैं क्या दूंगी इसके साथ? इसका इंडेक्स नंबर। यहाँ पे हम मैं आऊंगी और मैं आके इधर लिखते होते हैं ये बटन के साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आके इंडेक्स नंबर मेंशन करती हूँ विच इज 0। मैंने 0 दे दिया। अब मैं यहाँ पे आऊंगी, ये सिर्फ पहला इंडेक्स, ये देखिए अब बटन गेट हुआ है, समझ आ गया? और ये क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने टैग, अच्छा एक और चीज है, अभी मैं अगर चलो यहाँ से इसको हटा लेते हैं, इसको भी अभी मेरे पास 7 बटन्स थे तो ही मैंने इंडेक्स नंबर दिया, दैट वाज फाइन। अब मैं आती हूँ और मैं आके यहाँ से बटन ये डाल लेती हूँ 7, ठीक है। अब मेरे पास 7 बटन है ही नहीं, डॉक्यूमेंट के अंदर बटन ही एक है, ठीक है। और मैं यहाँ से अब एक ही बटन है तो इंडेक्स नंबर की जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। अब असूलन तौर पे बटन शो होना चाहिए, मैं रीलोड करूंगी लेकिन ये शो नहीं होगा। उसकी रीजन है चाहे एक ही बटन पड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि रूल्स है लैंग्वेज के अंदर, तो रूल्स ये कहते हैं कि मेंशन करो इंडेक्स नंबर, तो हम लाजमी करेंगे। उस केसेस में भी 0 तब जाके बटन शो होगा, नजर आया? ठीक है। अब
आपको पता है कि एक तो ये चीज है कि ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट, अब मुझे दोबारा बटन लेना है फॉर एग्जांपल, तो मुझे दोबारा बटन लेने के लिए फिर देना पड़ेगा टैग नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ये इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंसोल में इतना बड़ा लिखने के बजाय हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, हम कंटेनर डिफाइन करते हैं। मैं वेरिएबल में आऊंगी और मैंने बटन गेट किया, मैं इसका नाम रख दूंगी बीटीएन, और बीटीएन में आके ये दे दूंगी। अब जब भी मुझे बटन गेट करना है तो मैं यहाँ पे आके क्या दूंगी, वेरिएबल का नाम, जीरो, नहीं नहीं नहीं, कंसोल में मैं ये वेरिएबल कॉल करती हूँ, नाम उसका, कि भाई ये वाला, तो ये ऊपर जाके चेक करता है कि क्या बीटीएन के नाम से कोई वेरिएबल है, वो देखेगा है, वो इसमें जो पड़ा होगा वो शो करवा देगा। समझ आ गई? तो हम इस तरह से वेरिएबल नेम देते हैं, वेरिएबल नेम हम बस कंटेनर में डाल के फिर शो करवाते हैं। अब ये तो मैंने गेट किया हुआ है टैग नेम, ठीक है। ये टैग के अलावा भी गेट होता है विद द हेल्प ऑफ आईडी। मैंने इसका आईडी दे दी, आईडी का नाम मैं दे देती हूँ BTN1, बटन 1 मैंने नाम दे दिया आईडी का, ठीक है। मैं BTN1 दे दूंगी, मैं यहाँ आऊंगी, अब यहाँ पे ये चीज चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। आईडी ये वहाँ बीटीएन दिया है, तो हाँ हमने कंट्रोल लॉग में बीटीएन डाल दिया। हाँ हाँ, तो सपोज अगर 7 बटन से बनाने हैं, तो फिर हम वहाँ बीटीएन बीटीएन नहीं करते रहेंगे, मतलब 7 दफा ये वेरिएबल लिखेंगे दोबारा? नहीं, वहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, अभी के लिए आप यही काम करोगे, ठीक है। अलग अलग दोगे, क्योंकि एट ए टाइम ऐसे नहीं हो सकता कि मैं जीरो दूं इसी के आगे 1 दे दूं, ये गलत है, इस तरह नहीं दे सकते हम। तो वहां पे हम लूप का कॉन्सेप्ट आता है, हम लूप के थ्रू ये चीज गेट करते हैं, ठीक है। तो ये वो हम आगे अभी देखेंगे कैसे। अभी फिर वक्त मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया है, तो आईडी के केसेस में हम इंडेक्स नंबर नहीं देते, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सीएसएस में, एचटीएमएल में, क्लास आईडी यूनिक आइडेंटिफायर होती है, सेम नेम की मल्टीपल आईडीज नहीं हो सकती, तो आईडी एक ही होती है। आपके कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है, वो पहली लाइन रीड करेगा, दूसरी तीसरी नीचे आता जाएगा, जैसे इस लाइन पे आएगा वो कहेगा कि बस आईडी मिल गई है, वो अगली लाइन पे मूव ही नहीं करेगा, दैट्स इट। तो आईडी यहाँ पे BTN1 थी, तो इसने यहाँ पे गेट कर ली आईडी BTN1 और लॉग में वो प्रिंट करवा दिया। तो अब मैं आऊंगी, अब मेरे पास ये बटन फिर गेट हो गया, ये देखें बटन गेट हो गया, विद आईडी नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये हमने आईडी के थ्रू गेट कर लिया। आईडी के केसेस में हम इंडेक्स नंबर मेंशन नहीं करते, उसकी रीजन ये है कि आईडी जो है ना वो आपकी यूनिक आइडेंटिफायर होती है, हाँ, तो आप उसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो अगर आपने दो सेम नेम की आईडीज दी हुई भी हैं, लेट से मैंने यहाँ पे कोई और बटन बनाया होता और उसको BTN1 दिया होता, वो तब भी गेट ना करता, वो जस्ट यही गेट करता, अगले पे मूव ही ना करता लाइन पे। तो आईडी की होती है। आईडी के बाद आपके पास होती है क्लासेस। अगर मैंने यहाँ पे क्लास दी हुई होती फॉर एग्जाम्पल, तो क्लासेस भी रूल्स के मुताबिक क्लासेस कुड बी ऑफ सेम नेम्स ना, सेम नेम की मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। तो जब मैं आगे इसको रीलोड करूंगी तो ये देखें अभी नल आ गया, ठीक है। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने वहां पे गेट एलिमेंट बाय आईडी किया है। पहले तो इसको चेंज करूंगी, मैं दे दूंगी गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास का नाम अब मैंने क्या रखा है, BTN1 ही है, मेरे हाथ से जस्ट मैंने आईडी चेंज की थी, हाँ क्लास BTN1 है, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊंगी, रीलोड करूंगी, अब ये आ गया अगेन, लेकिन आपने देखा ये फिर एक कलेक्शन आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हम इंडेक्स नंबर मेंशन करेंगे। क्लास के केसेस में भी हम इंडेक्स नंबर मेंशन करते हैं, क्योंकि रूल्स ये कहते हैं क्लास भी सेम नेम की मल्टीपल हो सकती है, ठीक हो गया। तो हमने देखा कि क्लास जो है वो इस तरीके से गेट, तो मैंने आपको बताया कि जो हम जब आईडी के थ्रू गेट करते हैं, आईडी यूनिक आइडेंटिफायर होती है, इंडेक्स नंबर वहां मेंशन नहीं करते। लेकिन क्लास के केसेस में, टैग के केसेस में मल्टीपल हो सकते हैं, तो वहां पे इंडेक्स नंबर लाजमी मेंशन करेंगे जब भी गेट करेंगे इसके हेल्प से। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आता है विच इज डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। क्यूरी सिलेक्टर क्या काम करता है? क्यूरी सिलेक्टर आपकी क्लास को पिक करता है। क्लास का नाम क्या है? BTN1। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे क्लास को गेट करता है, मैं इसको रीलोड करूंगी, अब ये इस तरह से, क्योंकि क्यूरी सिलेक्टर के अंदर डॉट भी हम लगाते हैं क्लास के साथ, समझ आ गया? ये याद रखना है, क्यूरी सिलेक्टर के साथ अंदर डॉट लगेगा, डॉट दूंगी, अब आ गई क्लास। लेकिन मेरा आप लोगों से क्यूरी क्लास पिक करता है, वो जैसे क्लास होता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, देखिए अभी हम लोगों ने जब क्लासेस को पिक किया, रूल्स ये कहते हैं कि क्लास सेम नेम की मल्टीपल हो सकती हैं, मतलब कि एक क्लास जो है ना वो मैं मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकती हूँ। तो उस केसेस में इसने तो मुझसे अभी इंडेक्स नंबर नहीं मांगा, इसने तो प्रिंट कर दिया। क्यों? ये इसलिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो क्यूरी सिलेक्टर होता है वो पहली क्लास पिक करता है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट ही जीरो इंडेक्स मेंशन करता है, इसको हम गेट नहीं करते। अब क्यूरी सिलेक्टर के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्यूरी सिलेक्टर ऑल।
वो भी क्लास को पिक करता है, ये अब सब क्लासेस को पिक कर लेगा। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, हाँ इस केसेस में हम यहाँ पे इसको इंडेक्स नंबर मेंशन करेंगे कि इंडेक्स नंबर इसका क्या है, 0, क्योंकि ये सारी क्लासेस को पिक कर लेता है। ये आ गया। तो हमने देखा कि हम सब एलिमेंट्स के साथ इंडेक्स नंबर मेंशन करते हैं गेट करते हुए सिवाय आईडी के, और क्यूरी सिलेक्टर तो बाय डिफॉल्ट ही पहली क्लास को पिक करता है। समझ आ गया, क्योंकि आईडी यूनिक है, बाकी सबके साथ इंडेक्स नंबर मेंशन होगा। तो ये एलिमेंट्स को गेट करने का तरीका होता है, ठीक है। एलिमेंट्स को गेट करने के बाद हम डिफरेंट फंक्शनैलिटीज इन पे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। हमने देखा कि जब हम कंसोल पे डाटा देख रहे हैं तो ये इजीली मुझे विजिबल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये पूरा का पूरा टैग है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी जब हम लोगों ने बटन दे दिया, ठीक है, मतलब कि क्यूरी सिलेक्टर ले लिया, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी मतलब कि इसके ऊपर कुछ अप्लाई, मतलब कि कंसोल के ऊपर तो सीधा सीधा डाटा शो हो रहा है ना, विजिबल है। मतलब मैंने आके आपको दिखाया कि ये नीचे कंसोल के ऊपर डाटा विजिबल है। अब आपको पता है कि जो बटन्स होते हैं या जो भी टैग्स होते हैं, इसके सेंटर में ये जो चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट, ठीक है। तो अगर मुझे इसको पिक करना है तो मैं इसी के साथ लगा दूंगी डॉट इनर एचटीएमएल, डॉट इनर एचटीएमएल लगाऊंगी कि उसका इनर एचटीएमएल, तो मैं यहाँ के रिलोड करूंगी, ये आ गया जस्ट इनर एचटीएमएल। अब मैंने यहाँ पे इनर एचटीएमएल नहीं दिया हुआ, मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर मुझे कुछ लिखवाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं आती हूँ और मुझे लिखवाना है ये बीटीएन, ठीक है। मतलब मैं ये लिखवाती हूँ, मैं आती हूँ, मैं इसको रीलोड करती हूँ, मैंने कंसोल पे शो करवाया हुआ बीटीएन, वो शो हो रहा है। मैं यहाँ पे आती हूँ, रीलोड करती हूँ, नहीं आ रहा। उसकी रीजन क्या है, बॉडी के ऊपर नहीं आया, बॉडी पे लिखा हुआ आ रहा है ऑब्जेक्ट एचटीएमएल बटन एलिमेंट। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि टैग्स कभी भी बॉडी पे शो नहीं होते। क्या यहाँ पे कभी टैग्स बॉडी में शो हुए? टैग्स एग्जीक्यूट होते हैं, तो इसी वजह से बॉडी के ऊपर ये जो है वो शो नहीं हुए। टैग्स एचटीएमएल एलिमेंट आ रहा है, अगर मैं इसका इनर एचटीएमएल लेती हूँ तो वो शो होगा क्योंकि वो टेक्स्ट है। आपने वो डॉट गेट एलिमेंट वो मुझे हो गया, लेकिन ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट का क्या मतलब, ये क्या काम है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट पे लिखता है, मैं वही अभी बता रही हूँ। बीटीएन बटन का मैंने इनर एचटीएमएल ले लिया ना, अभी इनर एचटीएमएल ये वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ये बॉडी पे शो हो रहा है, डॉक्यूमेंट और राइट डॉक्यूमेंट पे शो कर रहा है, ठीक है, राइट करवा रहा है टू बॉडी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखवा रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे जब इसको लिया तो ये अब काम कर रहा है इनर एचटीएमएल, क्योंकि इनर एचटीएमएल टेक्स्ट है वो वहां पे शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है, अगर मैं बोलूँ हम फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक अटैक आपने पढ़ा है, ठीक है। तो आपके पास एक अटैक के अंदर मैंने कहा कि लेट्स से क्लिक हियर, मैं कहती हूँ कि यहाँ से यूट्यूब पे चला जाए गूगल मैप पे, ठीक है, जस्ट वाइंड अप कर रहे हैं। तो ये आ गया मैप, गूगल मैप, ठीक है, कॉपी किया मैंने, ये एड्रेस है। तो आपको पता है कि ये मैं यहाँ पे जैसे ही अब मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करूँगी तभी जो है ना वो मेरा ये डाटा क्लिक हेयर करूँगी तो क्लिक होगा, ऐसा ही है। मतलब मैंने क्लिक किया, अब अगर मैं चाहती हूँ कि ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाए तो उसके लिए बिल्ड इन फंक्शन है, जैसे अलर्ट होता है बिल्ड इन फंक्शन होता है क्लिक का, वो ऑटोमेटिकली क्लिक कर देता है, आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आती हूँ, ये रहा आपके पास क्लिक हेयर वाला बटन, ठीक है। मुझे एक टैग को सबसे पहले गेट करना है, तो मैं एंकर टैग गेट करूंगी, उसके लिए मैं टैग गेट कर लेती हूँ अभी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, टैग का नाम क्या है ए। अब मल्टीपल है तो ज़्यादा जीरो इंडेक्स दूंगी, पहला वाला है मेरा ए का टैग, अब ये आ गया ए का टैग। अच्छा, मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं इसी को, ये गेट हो जाएगा, मैं यहाँ पे आके चेक कराती हूँ, डॉक्यूमेंट को उठा देते हैं कंसोल पे, कंसोल पे मैंने एंकर टैग गेट करवाया हुआ, मैं यहाँ आऊँगी। हाँ वो तो मैटर नहीं करता, वेरिएबल नेम कुछ भी हो, ये आप अपनी मर्जी से देते हो ना, मैंने इसलिए चेंज नहीं किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आई, ये आपके पास क्लिक है और ये मेरे पास एंकर टैग आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाए, तो मैं इसी के साथ लिखूंगी डॉट क्लिक, नहीं डॉट क्लिक। क्लिक का मेथड क्या करता है, ऑटो क्लिक करवा देगा इसको। अब मैंने इसको जस्ट कॉपी कर लेती हूँ ताकि मैं दोबारा खोल सकूँ, मैंने इस फाइल को कुछ भी नहीं किया, जस्ट रीलोड करूंगी, ये देखें ऑटोमेटिकली क्लिक कर रहा है। मैं फिर आऊंगी फाइल पे अपनी, ये फिर ऑटोमेटिकली क्लिक करवा देगा, तो मतलब मैं क्लिक नहीं करवा रही, ऑटो क्लिक हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज होती है, ये आपका जो है ना वो क्लिक का मेथड आपका ये काम करता है, ऑटोमेटिकली क्लिक करवा देता है,
ठीक है। अब अगर मुझे अलर्ट जनरेट करवाना है, वो मैंने आपको सिंपल मेथड बताया, आप अलर्ट जनरेट करोगे, ठीक है, जो भी आपने देना है यहाँ पे, तो ये अलर्ट आ जाएगा, अलर्ट मैसेज, ठीक है, ये अलर्ट आ गया। अब आपने अगर कंसोल के ऊपर कोई वार्निंग जनरेट करवानी होती है तो उसके लिए आप देते हो वार्न, कंसोल डॉट वार्न, ठीक है, कंसोल डॉट वार्न वार्निंग जनरेट करवाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे येलो से कंसोल पे एक वार्निंग आ जाएगी, अच्छा ये रही वार्निंग, ठीक है। वार्निंग किसके आती है, कंसोल डॉट वार्न, ठीक है। एरर कंसोल डॉट एरर से आता है, ये आ गया कंसोल डॉट एरर, ये क्या करता है, एरर दे देता है टू दी कंसोल, दैट्स इट, ठीक है। ये तो हमने बेसिकली आज ये देखा है कि हम डॉक्यूमेंट को गेट किस तरीके से करते हैं, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट है क्या, क्लाइंट साइड लैंग्वेज भी है, सर्वर साइड लैंग्वेज भी है। एक्सटर्नल फाइल बना के हम कैसे लिंक करते हैं, हम अलग से स्क्रिप्ट के अंदर भी यहाँ के कोड लिख सकते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट हमेशा एंड पे आता है बॉडी के, ठीक है, ऊपर कोड आएगा। उसके बाद जो है वो ये सारा हमने देखा कि वार्निंग कैसे जनरेट करते हैं, सिंपल बिल्ड इन क्लिक का मेथड क्या होता है, और ये सारी चीज़ें नेक्स्ट में अब हम देखेंगे कि मतलब इसमें ऑपरेटर्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। ये इसके अलावा हमने जो मेजर चीज़ देखी है वो ये कि स्ट्रिंग हमेशा इन्वर्टेड कोमा में आएगी और नंबर डाटा टाइप विदाउट इन्वर्टेड कोमा होती है, और जब आप वेरिएबल बनाते हो तो वेरिएबल को कॉल करते हुए उसको कभी इन्वर्टेड कोमा में नहीं देना, ठीक है। ये है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जुमा भी है, तो जिनने जुमा पढ़ना है वो आप